बच्चों अब बात करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को बोला जाता है कि इट इज़ नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म, इट इज़ अ स्यूडो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन आइसोलेबल होते हैं, जबकि बाकी सभी आइसोमेरिज्म में आपने देखा कि वो कंपाउंड अलग थे, उनको आइसोलेट किया जा सकता था और वो इंटर कन्वर्टेबल भी नहीं थे, पर यहाँ पर ये इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लिया इथेन का। इथेन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको दो तरह के प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरे का नाम है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किताबों में सबसे ज़्यादा न्यूमैन का दिया हुआ है, सॉहॉर्स का कम यूज हुआ है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे ये आपके पास ये आपका CH3 इधर है, CH3 इधर है, मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ये CH3, ये भी ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये जो पांचों उंगलियां हैं ये 3 हाइड्रोजन, मान लीजिए 5, 3 ही उंगली होती तो अच्छा रहता, 5 हाइड्रोजन मान लीजिए ऐसे। और ये जो है इस समय आपका वो है चरखी, जिसको आप वो बोलते हैं जो पतंग उड़ाते हैं, जिसमें यहाँ पे धागा आप लपेटते हैं। इसको मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। जब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे, तो मेरा ये वाला हाथ इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, ये वाला है पर दिखेगा नहीं। उसी तरीके से इस कार्बन के पीछे जब इस कार्बन को रख दिया जाएगा तो ये वाले आगे वाले सब हाइड्रोजन दिखेंगे, पीछे वाले हाइड्रोजन आपको नहीं दिखेंगे। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर है, पर ये डैश 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 करके दिखाने का मतलब ये है कि है पर दिख नहीं रहा है। अगर ये कंडीशन होती है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ये आ जाते हैं तो उसको हम एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स ये भी है, एलिप्स ये भी है। और जब जैसे मान लीजिए कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और एकदम मेरी हाइट का है, तो वो मुझे आपको नहीं दिख रहा है, मेरी साइज़ का, मेरी हाइट का है, तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मुझे उसको दिखाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, तो वो पीछे वाला दिख जाएगा। अब पीछे वाला भी ऐसे नहीं करना है, पीछे वाला सीधा रहेगा, मैं ऐसे कर लूँगा। जब मैं ऐसे करूँगा तो वो दिखेगा। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, अंदर वाला, अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अंदर वाले ने अपनी मुंडी ऐसे दिखाई, अंदर वाले ने दिखाई। बाहर वाला भी कर सकता है, अंदर वाला भी कर, चाहे जिसको कर सकते हैं। जैसे हमने अंदर वाले को रोटेट कर दिया, कितना, 60 डिग्री, तो अंदर वाले को जब 60 रोटेट किया तो वो दिखने लगा। अब देखिए ये दिखने लगा, तो ये 60 डिग्री रोटेशन के बाद ये दिखने लगा। तो जब ये दिखेगा, तो दिखने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। ये है स्टैगर्ड, इसको स्टैगर्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। ठीक है। देयर इज रैपिड चेंज बिटवीन कन्फर्मर, ये कन्फर्मर है, मतलब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, इसको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं। और इनके बीच में रैपिड चेंज होता है, लगातार एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल नॉन आइसोलेबल कन्फर्मर। इनकी अगर आपसे पूछे कि भाई कोई भी कंपाउंड दे दे और बोले कि फाइंड द नंबर ऑफ कन्फर्मर, और आपको कोई ऑप्शन मिले इनफाइनाइट, तो आप इनफाइनाइट पे टिक करिए, आपको दूसरे आंसर देखने ही नहीं। लेकिन अगर इनफाइनाइट आंसर ही नहीं है, तब तो भैया अभी यह टॉपिक आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ऑल कन्फर्मर्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये कंपाउंड ही आइडेंटिकल है। ओनली DHA, डाइहेड्रल एंगल इज चेंजेस। DHA एक दूध में डाला जाता है, वो हॉर्लिक्स वाला, वो ये नहीं है, ये DHA अलग है। डाइहेड्रल एंगल, ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, इट इज इंटरफेशियल एंगल बिटवीन फ्रंट एंड रियर बॉन्ड। देखो ये आगे वाला फ्रंट बॉन्ड है, आगे वाला है, ये पीछे वाले बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में यहां पर कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में यहां पर 60 डिग्री का एंगल है, और यही क्या है, DHA है। जैसे इन दोनों के बीच में एंगल, ये फ्रंट और रियर एकदम आमने सामने है, तो यहां पर एंगल नहीं है, तो DHA क्या है, यहां पर 0 डिग्री है। यहाँ पे DHA नहीं है, यहाँ पे DHA है। ठीक है। स्टैगर्ड इज ओनली ऑब्टेन बाय 60 डिग्री एंगल रोटेशन। एक टर्म है स्टैगर्ड,
स्टैगर्ड हमेशा 60 डिग्री से मिलता है। जैसे आप रोटेट किसी भी डिग्री से कर सकते हैं। अगर आप इलिप्स से 1 डिग्री भी रोटेट कर देते हैं तो कुछ आपको नया मिल जाएगा, 2 डिग्री कर देते हैं तो भी आपको नया मिल जाएगा। जो भी नया मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री रोटेट करने से उनको गाउच या स्क्यू बोलते हैं। 60 डिग्री से रोटेट करते तो भी उसको गाउच बोल सकते हैं, लेकिन केवल 60 वाले गाउच को स्टैगर्ड भी बोलते हैं। इसीलिए स्टैगर्ड इज ओनली ऑब्टेन बाय 60 डिग्री एंगल रोटेशन, बट गाउच और स्क्यू इज ऑब्टेन बाय एनी एंगल रोटेशन। हेंस एवरी स्टैगर्ड इज गाउच। हर स्टैगर्ड गाउच है, लेकिन हर गाउच स्टैगर्ड नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री एंगल से अगर रोटेट किया है तो वो गाउच स्टैगर्ड नहीं होगा। स्टैगर्ड तो केवल 60 डिग्री वाला होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखें तो स्टैगर्ड, क्योंकि इनके बीच में क्या है, रिपल्सन कम है और यहाँ आमने सामने होने के कारण रिपल्सन ज़्यादा है, तो स्टैगर्ड इलिप्स से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए ईथेन के कन्फर्मर बना रहे हैं, जिसमें हमने ईथेन को रोटेट करते करते वापस पहली वाली कंडीशन पे ला दिया। और पहली वाली कंडीशन पे लाने के लिए हमको इसको 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। मतलब एक बार 360 रोटेट करो तो वापस वहीं पर आ जाएगा। तो पहले इलिप्स था, जब 60 डिग्री रोटेट किया तो स्टैगर्ड बना, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो इलिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इलिप्स, फिर स्टैगर्ड। अब इसके बाद फिर रोटेट करेंगे तो यही बन जाएगा। तो आपने देखा कि केवल 2 तरह की चीज़ें मिल रही है, एक इलिप्स, एक स्टैगर्ड, एक इलिप्स, एक स्टैगर्ड। मतलब हम चाहें तो केवल इन दोनों को बना के काम चला सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 ही बना के दिखाया भी था। लेकिन मैं समझाना चाहता था कि जब भी कन्फर्मर बनाया जाता है तब पूरा 360 डिग्री घुमाया जाता है, और 360 डिग्री में 300 डिग्री तक घुमाइए, क्योंकि 300 के बाद जो 60 डिग्री आप घुमाते हो वो पहले वाले पर वापस आ जाते हैं, इसलिए पहले वाले को वापस नहीं लाना है। तो आप कम से कम 300 डिग्री तक आप घुमाकर 60 कम से कम 6 कन्फर्मर बनाइए, और 6 कन्फर्मर बनाकर आप ये देखिए कि आपके कन्फर्मर रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 6 टाइप के अलग अलग कन्फर्मर हैं, और अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर जितने रिपीट कर रहे हैं उनको चेक कर लीजिए। तो आपको बार बार इलिप्स स्टैगर्ड मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि कन्फर्मर हैं कितने। तो जैसे आपको 2 तरह का कन्फर्मर मिला, इलिप्स और स्टैगर्ड, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 2 तरह का है। एक तो आपने आंसर बताया कि सर इनफाइनाइट होता है, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट आंसर नहीं है तो फिर सही आंसर 2 होगा, लेकिन बिल्कुल गलत। क्योंकि कन्फर्मर क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जब बनाते हैं तो हम जानते हैं कि इलिप्स जो होता है वो स्टैगर्ड से कम स्टेबल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी मैं स्टेबिलिटी की बात भी बता दूंगा। तो ये अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो ये पहले का पोटेंशियल एनर्जी है, सेकंड का क्या है, थोड़ा सेकंड का कम, थर्ड का फिर उतना ही, फोर्थ का कम, फिफ्थ का फिर फर्स्ट जितना, सिक्स्थ का फोर्थ जितना, और फिर वापस आ जाता है। जो 300 के बाद जब आप यहाँ पर रोटेट करते हैं तो यहाँ आते हैं तो ये 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है, और 360 डिग्री रोटेशन का मतलब आप वहाँ वापस पहुँच गए हैं। तो द स्ट्रक्चर विच आर लाइंग एट मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, तो मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे जितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो सब क्या है, कन्फर्मर है। और ईथेन में 3 कन्फर्मर हैं और तीनों की एनर्जी क्या है, बराबर। ईथेन हैज 3 डीजनरेट, इसलिए क्योंकि एनर्जी बराबर है। ईथेन हैज 3 डीजनरेट कन्फर्मर्स, और उनके नंबर क्या है, 2, 4, 6। आप चाहे ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं 2, 4, 6। ये ईथेन के क्या हैं, कन्फर्मर हैं जो डीजनरेट हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? याद रखिएगा ये कि ईथेन के कितने कन्फर्मर होते हैं, 3 होते हैं। वैसे तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे आप, 3 बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 टर्म आता है जो इनकी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना आपको।
पहले का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन और दूसरे का नाम है वंडर वॉल स्ट्रेन। इंटरफेसियल बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं कि इंटरफेसियल बॉन्ड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर रिपल्सन होता है तो वो जो रिपल्सन है वो टॉर्सनल स्ट्रेन है। वो सबसे ज़्यादा होता है इलिप्स में, सबसे कम होता है स्टैगर्ड में। मतलब स्टैगर्ड में दूरी बढ़ जाती है इसलिए कम हो जाता है, और इलिप्स में क्या होता है कि आमने सामने ही बिल्कुल रहते हैं तो टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे ये अब दोनों एच एच आमने सामने हैं एकदम, भाई डैश डैश करके दिखाए तो आमने सामने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ पर भी ऐसे दिखा रहे हैं। ये ब्यूटेन का बनाया है। CH3 के इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो भाई इसमें जो एंगल है, ये वाला बॉन्ड के और इस वाले बॉन्ड के बीच में जो एंगल है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो रिपल्सन है वो TS है। और VS क्या है? वंडर वॉल स्ट्रेन। इट इज द रिपल्सन बिटवीन ग्रुप प्रेजेंट ऑन इंटरफेसियल बॉन्ड। ग्रुप, अब जैसे इसके ऊपर जो ये ग्रुप लगा है HH, ये CH3 है ना, ग्रुप इंटरफेसियल बॉन्ड। इट इज मिनिमम फॉर स्टैगर्ड एंड मैक्सिमम फॉर इलिप्स। स्टैगर्ड के लिए तो मिनिमम हो गया, हमने इलिप्स ही बनाया दोनों का, इलिप्स के लिए मैक्सिमम हो गया। इट इज नेग्लेजिबल बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। अब जैसे 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ VS नहीं है, लेकिन 2 CH3 है तो दोनों CH3 आपस में टकरा सकते हैं, उनका हाइड्रोजन आपस में तलवारबाजी कर सकता है, तो ये VS हो। वंडरवॉल स्ट्रेन है यहाँ पर। तो यहाँ 2 तरह का स्ट्रेन है, एक टॉर्सनल स्ट्रेन है और दूसरा वंडरवॉल स्ट्रेन है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब 2 हाइड्रोजन खाली रहे, केवल 2 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ है तो यहाँ TS है, VS नहीं है, TS है, VS नहीं है, लेकिन यहाँ TS भी है और VS भी है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक H होता है, एक CH3 होता, तो लगता TS भी लगता, VS भी लगता। मैंने बोला 2 H के बीच में नहीं लगेगा, ये नहीं बोला कि एक CH3 और एक H के बीच भी नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा तो वो होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वंडरवॉल स्ट्रेन होता है और टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। ये जितना ज़्यादा होता है, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, ये जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर ये कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए बार बार स्टैगर्ड की बताई जा रही है कि स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन क्या है, कम है। तो अब एक स्ट्रक्चर जैसे कि इथेन का देखा था, वैसे ही ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन में हमारा जो ये कंपाउंड है एन ब्यूटेन, हमने 2nd और 3rd के बीच में रोटेशन करा दिया। अगर आपको कभी मेंशन ना हो, मान लीजिए कभी मेंशन हो कि 1-2 के बीच में कराइए तो आप 1-2 के बीच में कराइए, लेकिन अगर आपको मेंशन ना हो तो आप हमेशा मोस्ट सेंट्रल बॉन्ड जो होता है उनके बीच में कन्फर्मर बनाया करिए। तो यहाँ पर हमने मोस्ट सेंट्रल बॉन्ड के बीच में कन्फर्मर बना दिया, इधर CH3 H। जैसे आपको देखकर लग रहा होगा कि ये इथेन में केवल हमने यहाँ H की जगह CH3 रख दिया, यहाँ H की जगह CH3 रख दिया, और सारी चीज़ें वैसे ही, और हमने वैसा ही स्ट्रक्चर बना दिया जैसा कि इथेन में हमने 300 डिग्री तक रोटेट किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि 360 रोटेट करने पर आपको फर्स्ट वाला ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब इसको बनाया तो CH3 के ऊपर CH3 आ गया। जब सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आ जाए, सेम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो हम उसको फुल्ली इलिप्स बोल देंगे। अब जैसे वहाँ पर तो केवल इलिप्स स्टैगर्ड था, अब यहाँ पर CH3 के ऊपर H भी आएगा तो उसको भी इलिप्स बोलना पड़ेगा, CH3 के ऊपर CH3 आएगा उसको भी इलिप्स बोलना पड़ेगा। तो इसलिए 2 तरह का इलिप्स बोलने के लिए हमने एक को फुल्ली इलिप्स बोल दिया, एक को पार्शली इलिप्स बोल दिया। अब जब इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये बना, ये क्या है भाई, गाउच तो बोलते हैं स्टैगर्ड को, तो आप गाउच बोल दीजिए चाहे स्टैगर्ड बोल दीजिए। अब जब आपने फिर 60 डिग्री रोटेट किया, इसको आप अंदर वाले को रोटेट कर रहे हैं, तो जब आपने इसको रोटेट किया तो ये CH3 यहाँ आ गया ऐसे, तो ये हो गया पार्शियल इलिप्स। फिर आपने इसको रोटेट किया 60 डिग्री तो ये यहाँ आ गया। अब दोनों CH3 आमने सामने,
अब आप देखेंगे कि वंडरवॉल स्ट्रेन जो ग्रुप के बीच में लगता था, वो ग्रुप एक दूसरे से एकदम अपोजिट चले गए। जब एकदम अपोजिट चले गए तो वंडरवॉल स्ट्रेन नेग्लिजिबल हो गया। तो मतलब वंडरवॉल स्ट्रेन भी नेग्लिजिबल है। स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन कम होता ही है, वंडरवॉल स्ट्रेन इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, एंटी स्टैगर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर पार्शियल इलिप्स और फिर ये क्या बन गया, गाउच। तो अगर आप इसमें देखें तो ये पार्शियल इलिप्स और ये पार्शियल इलिप्स, इसका मतलब है थर्ड और फिफ्थ एक जैसे। गाउच स्टैगर्ड, ये सेकंड और सिक्स क्या है, एक जैसा है। तो इसका मतलब है ये चार अलग आपको मिल रहे हैं, ये दोनों तो इन्हीं में से कोई एक है। अब आपको चार तरह की ये मिल रहा है। तो आप देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी जब डायग्राम बनाते हैं तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, ये रही, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है यहाँ। हाँ, इसकी कैसे हो गई, तो ये तो आपने क्या करा भाई, 360 पर चले गए आप, दोबारा आप फर्स्ट पर आ गए तो वो वही मिल गया। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्सन यहाँ पर है। वंडरवॉल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा, वंडरवॉल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी। अब उसके बाद बस सबसे ज़्यादा ये हो गया, सबसे कम ये हो गया। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 4 के बाद कौन आएगा, सेकंड के बाद कौन आएगा, थर्ड के बाद कौन आएगा, फर्स्ट। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कन्फर्मर कितने हैं, तो आप उसी डेफिनेशन से चलेंगे कि जितने मिनिमा पर आते हैं वो कन्फर्मर होते हैं। तो मिनिमा पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन के कन्फर्मर कितने होंगे, 3। वैसे आपको ऑप्शन इन्फाइनाइट मिलेगा तो आप इन्फाइनाइट टिक करेंगे, इन्फाइनाइट नहीं मिलेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 3। जिसमें कि सेकंड और 6 क्या है, इक्वल एनर्जी के हैं, सेम है। ये डीजनरेट है कह सकते हैं, और ये अलग है। लेकिन आपको बोला जाए कि कितने कन्फर्मर मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 3। ठीक है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए इसमें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप सबसे ज़्यादा बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद गाउच या स्टैगर्ड, उसके बाद पार्शियल इलिप्स, देन फुल्ली इलिप्स। ठीक है। हाँ, कुछ बातें नोट कर लीजिएगा कि इसके एन ब्यूटेन के कन्फर्मर कितने हैं, 3 है। ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, ये है। ठीक है। हाँ, हमेशा एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर आपको कन्फर्मर बनाना हो तो हमेशा आप 2 ही बनाते हैं, या तो स्टैगर्ड बनाते हैं या तो एंटी स्टैगर्ड बनाते हैं, 2 हमेशा बनाते हैं। हमेशा एंटी स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो वहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो सकता है। तब वहाँ एंटी से ज़्यादा गाउच स्टेबल हो सकता है। पार्शियल इलिप्स, फुल्ली इलिप्स कभी स्टेबल नहीं होता, उनको तो बनाना भी नहीं है। आपको गाउच और जो स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड में 2 में से कोई एक चुनना हो तो हमेशा आप एंटी स्टैगर्ड चुनेंगे। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं बनता हुआ दिख जाए तो ये पलट सकता है। मतलब गाउच भी एंटी स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। देखिए, अब कन्फर्मर में आपको इन जनरल बोला जाता है कि एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है गाउच से। एंटी मतलब आपने एंटी स्टैगर्ड और गाउच मैंने आप लोगों को एन ब्यूटेन में दोनों बताया। तो एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है गाउच से, ये इन जनरल है क्योंकि आप जान रहे हैं कि वंडरवॉल
स्ट्रेन उसमें क्या है, नेग्लेजिबल है एंटी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी में गाउच ज़्यादा स्टेबल मिल सकता है एंटी से। अब वो कब होता है, जब आपको मिल जाए हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाए तो समझ लीजिए कि गाउच ज़्यादा स्टेबल है एंटी से। अगर गाउच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है तो, अगर मान लीजिए एंटी में ही हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है और एंटी तो गाउच में नहीं मिलता है, एंटी में मिलता है, तब तो एंटी ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब है कि जहाँ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होगी वहाँ गाउच भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अब क्या होता है कि कभी आपको अगर ड्रॉ करने को बोला जाए कि ड्रॉ द स्टेबल कन्फर्मर या मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर फॉर गिवन कंपाउंड। तब इस कंपाउंड के लिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर जब आप बनाएंगे तो आपको आप 4 कन्फर्मर बना देंगे। आप बनाएंगे फुल्ली इलिप्स, आप बनाएंगे स्टैगर्ड जिसको हम गाउच बोल रहे हैं, आप बनाएंगे पार्शियल इलिप्स, और आप बनाएंगे एंटी स्टैगर्ड जिसको हम खाली एंटी बोल दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो इलिप्स होता है और जो पार्शियल इलिप्स, फुल्ली इलिप्स और पार्शियल इलिप्स होते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमा पे नहीं होते, वो मैक्सिमा पे होते हैं। तो वो कन्फर्मर माने भी नहीं जाते। तो जब वो कन्फर्मर माने नहीं जाते तो उनको ड्रॉ ही नहीं करना है, क्योंकि वो स्टेबल है ही नहीं। तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचता है, या तो स्टैगर्ड जिसको हम गाउच बोल रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और या तो एंटी स्टैगर्ड जिसको हम केवल एंटी बोल दे रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में से कोई एक स्टेबल होगा। तो आप हमेशा ही ये दोनों बनाएंगे। फिर दोनों बनाने के बाद आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में तब तो आप कंपेयर कर लेंगे भाई जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। और मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, फिर तब तो एंटी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, स्टैगर्ड से। अब जैसे यही कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में दोनों कार्बन के बीच में अगर बनाया जाए तो भाई एक बार फ्लोरीन यहाँ और यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया गाउच। और एक बार आप ऐसे कर सकते हैं, फ्लोरीन यहाँ और यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे लगा देंगे तो इसका नाम हो गया क्या, एंटी। ठीक है। अच्छा, एंटी में फ्लोरीन फ्लोरीन आमने सामने है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, सॉरी 0 होगा। और यहाँ पर ये ऐसे हैं तो कुछ एंगल होगा, और एंगल होगा तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और यहाँ डायपोल मोमेंट से स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, मैंने केवल डायपोल मोमेंट निकाल के बता दिया। गाउच और एंटी में यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला नहीं। तो इस कंडीशन में एंटी ज़्यादा स्टेबल है किससे, गाउच से। इस कंडीशन में एंटी ज़्यादा स्टेबल है किससे, गाउच से। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है सेकंड, इसमें 2 OH लगा रखा है। अच्छा, दोनों OH को 60 डिग्री पे रख दिया तो क्या हो गया, ये गाउच हो गया। और दोनों OH को 180 डिग्री पे रख दिया तो क्या हो गया, ये DHA है, 180 डिग्री DHA है, तो 180 डिग्री पे क्या रख दी तो एंटी हो गया। अब यहाँ पर जब 60 डिग्री पर है तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें, गाउच में।
तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? गाउच की ज़्यादा हो गई किससे? एंटी से। यही मैंने कहा था कि हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसको बनाना चाहें, तो यहाँ पर भी देखिए इस हाइड्रोजन, अगर हम इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दें तो इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जब हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखा देंगे और फ्लोरीन को सामने रख देंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बगल में नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अच्छा, इसका नाम क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका नाम क्या हो गया? एंटी। और इसका नाम क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? गाउच। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि विच इज मोर स्टेबल, तो जैसे इसमें गाउच ज़्यादा स्टेबल था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे ही इसमें भी ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? गाउच की ज़्यादा होगी। किससे? एंटी से। यही मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर मतलब नॉर्मली एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है गाउच से, लेकिन अगर गाउच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो गाउच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे? एंटी से। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो आप कहीं लिख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। हाँ, ये बात लिख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको पूछा गया है कि ड्रॉ द मोस्ट, अब स्टेबल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि ड्रॉ द मोस्ट पोलर कन्फर्मर। मोस्ट पोलर का मतलब वो हुआ कि जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो। और मैंने आपको बोला कि आपको इलिप्स नहीं बनाना है कभी भी, चाहे डायपोल मोमेंट पूछे चाहे स्टेबिलिटी पूछे, आपको हमेशा गाउच और एंटी ही बनाना है, केवल दो ही बनाना है। तो आइए देखते हैं। जब आप गाउच बनाएंगे, अब देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, मतलब हमने एक CH3 ले लिया और 2 हाइड्रोजन ले लिया। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो हमने एक Cl ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया। ये हमने Cl यहाँ लगा दिया, ये तो गाउच हो गया। और हमने एक और बनाया जिसमें हमने CH3HH ClHH ऐसे बना दिया। ये हमारा हो गया एंटी और ये हमारा हो गया गाउच। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि विच इज मोस्ट पोलर। तो आइए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब क्यों है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन? क्योंकि देखिए ये क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये कार्बन, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी इसकी वजह से, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और CH3 क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो CH3 में भाई CH3 डोनेट करेगा तो CH3 क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। और CH2 की तरफ डोनेट कर रहा है तो CH2 क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और हमको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ दिखानी होती है? फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ऐसे है और एक क्या है? नीचे के साइड, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का। यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? नीचे, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नीचे। तो ये एक ऐसे और दूसरा भी ऐसे, तो यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया? 0। तो यहाँ अगर हम डायपोल मोमेंट इसका म्यू एंटी बोल दें और इसको म्यू गाउच बोल दें, ठीक है,
तो आप जानते हैं कि जितना भाई ये दोनों तो सीधे ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों सीधे ऐड हो जाएंगे तो आप ये भी जानते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल जितना कम होगा रिजल्टेंट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो थीटा क्या है, 0 है, और यहाँ थीटा कितना 120 है। तो थीटा यहाँ पे कम है तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो म्यू एन टी ज़्यादा होगा किससे, म्यू गाउच से। तो कभी आपको डायपोल मोमेंट पूछा जाए तो भी आप दोनों ड्रॉ करेंगे और डायपोल मोमेंट निकालेंगे, लेकिन डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है, तो इसलिए एक बार केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट को चेक कर लेंगे, तब आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको एक और नई बात बताते हैं। आप जानते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आप फिशर प्रोजेक्शन से आरएस निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको बोले कि न्यूमन प्रोजेक्शन कोई दे दे और बोले आरएस क्या है, या दो न्यूमन प्रोजेक्शन दे दे और बोले इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो आप जानते हैं कि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आइडेंटिकल होगा, जस्ट अपोजिट होगा तो इनएंशियोमर होगा, और ना सेम हो ना जस्ट अपोजिट हो तो डायस्टेरियोमर होगा। लेकिन इन सब के लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है किसका, फिशर का। आपको नहीं आता किसका, न्यूमन का। न्यूमन का प्रोजेक्शन अगर फिशर में कन्वर्ट हो जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोजेक्शन बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। लेकिन मैं पहले इससे कन्वर्ट करना आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये इलिप्स है। हर फिशर बाय डिफ़ॉल्ट इलिप्स होता है, याद रखिएगा, हर फिशर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इलिप्स होता है। हमने एक इलिप्स फॉर्म बनाया जिसमें आगे तीन होते, 1 2 3, और पीछे 3 होते, 1 2 3। तो हमने आगे के 3 को नाम दिया 1 2 3, और पीछे के 3 को नाम दिया 4 5 6 4 5 6 1 1 2 3। ऐसे कर देते हैं यार, 1 2 3 है ना, ऐसे ही थोड़ा आसान रहेगा अपन के लिए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में चलते, ठीक है। वो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बस देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1 वाले को पकड़ना है और इसको ऐसे नीचे लाना है। 1 वाले को ऐसे नीचे लाना है। 1 वाले को जब नीचे लाएंगे तो 4 वाला सामने दिखने लगेगा। अब आप किसको नीचे लाए, 1 वाले को ऐसे नीचे लाए, ये 1। जब आप 1 वाले को नीचे लाए तो ये 2 और 3 इसके सामने आ गया, 2 और 3। 4 कहाँ है, ऊपर है। अब 4 के अगल बगल कौन है, 5 6 5 6। समझ पा रहे हैं, ये फिशर बनाने का तरीका है। अब मैंने आपको एक इलिप्स नहीं दिया है, मैंने क्या दे दिया आपको, गाउच दे दिया, एंटी दे दिया, कुछ और दे दिया, पर इलिप्स नहीं दिया मान लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इलिप्स में चेंज करना है। कैसे,
यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ पर बाहर वाला है तो अंदर वाले को घुमा दीजिए, और यहाँ पर अगर अंदर वाला है तो बाहर वाले को घुमा दीजिए। हमने अंदर वाले को इसको ऐसे घुमा दिया, जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे भी घुमा सकते, कैसे भी घुमा सकते। अगर हमने COOH को COOH के ऊपर ले गए तो CH3H के ऊपर आ गया है, और ये H CH3 के ऊपर चला गया। किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो हमारे सामने आया कुछ इस प्रकार, COOH H CH3, और ये COOH यहाँ गया, COOH, तो ये CH3 यहाँ गया, CH3, और ये H यहाँ गया, H। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 1 कौन है, ये है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 COOH है, 5 H है, 6 CH3 है, 1 COOH है, 2 CH3 है, 3 कौन है, H है। ठीक है, अब हम इसको फिशर बनाना चाहते हैं। अब हम इस ऊपर वाले COOH को ऐसे करके नीचे ले आए। जब इसको ऐसे करके नीचे ले आए तो ये CH3 और ये H जो डार्क लाइन पर है, डैश लाइन पर नहीं है, डार्क लाइन पर है, वो यहाँ और यहाँ आ गए। ठीक है, COOH अंदर वाला ये है, और ये इधर वाला H ये है, और इधर कौन है, CH3। अब इस तरीके से आपने पहले, आपको अगर ये मिलता है तो पहले इसमें चेंज कर लीजिए, एलिप्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने 1 2 3 जोड़ा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 4th हॉरिजेंटल में है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे ऐसे। 1 है, 2 है, 3 है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 4th हॉरिजेंटल में है, ये क्या है, ऐसे। मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 4th हॉरिजेंटल में, तो उल्टा कर देते हैं ना, आपको सिखाया। तो ये आया हमारा SS, इस तरीके से हमने इसको SS बता दिया। अब आपके मन में एक शंका और है, आपके मन में ये शंका है कि सर अगर मैं इसको घुमा देता, इसको, जैसे आपने उल्टा घुमाया ऐसे, मैं इसको घुमा देता तो क्या होता। आओ वो भी कर लेते हैं। देखिए COOH है, CH3 है, और H है। आपने इसको घुमाया इधर, इधर कौन आ गया, CH3, इसको घुमाया इधर, तो ये COOH कहाँ गया, यहाँ पर COOH, और ये H कहाँ गया, इसके ऊपर, ये आ गया H। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये COOH कहाँ गया, नीचे, ऐसे करके मैंने करा था, ऐसे करके ओपन कर देना। ये COOH कहाँ गया, नीचे, यहाँ पे कौन, CH3, यहाँ पे कौन, H, ऊपर कौन, CH3, इधर कौन, COOH, इधर कौन, H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चले फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, H हॉरिजेंटल में है, क्या आ जाएगा, S। 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, H हॉरिजेंटल में है, क्या आ जाएगा, S। तो आपने देखा यहाँ भी है, यह भी सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप कैसे भी घुमा लें इसको। बस आपको क्या करना है, गाउच एंटी को किसी भी एक टाइप के इलिप्स में चेंज कर देना।
अंदर वाले को घुमा के चाहे अब बाहर वाले को घुमा दोगे ऐसे तो ऊपर कोई रह नहीं जाएगा ना भाई, तो इसीलिए हमने अंदर वाले, ऊपर एक रहने दो। मेरी बात समझे आप? कैसे बनाया जाएगा न्यूमैन से फिशर कैसे बनाया जाएगा, कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन में मेन 4 कन्फर्मर होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन तो ये बना हुआ है, ये कन्फर्मर नहीं है, ये तो ऐसे हम बनाते हैं। जो कन्फर्मर है उसके नाम है चेयर फॉर्म, चेयर मतलब कुर्सी, बोट नाव, बोट। तीसरा है ट्विस्टेड बोट और चौथा है हाफ चेयर। ट्विस्टेड बोट का मतलब क्या है? ट्विस्टेड बोट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये बोट है, आपका ये बोट है, और इस बोट को आपने ऐसे तोड़ के इसके ऊपर ऐसे ला के रख दिया। मतलब पहले ऐसे था, आपने घुमाया एक वाले को एक तरफ खाली 360 डिग्री पूरा घुमा के ऐसे कर दिया, ये ट्विस्टेड बोट हो गया। तो आइए देखें, पहला है चेयर। चेयर कैसे बनाया जाए? पहले 2 पैरेलल लाइन खींची जाए ऐसे आगे पीछे, इसको ऊपर ले जाके इससे मिला दो, इसको नीचे ले जाके इससे मिला दो। कुर्सी जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो तुम्हारी आंखें खराब है, चेयर तो मैंने बखूबी बनाया है। ये है चेयर। दूसरा है बोट। अब बोट कैसे बनाया जाए? वो जानते हो ना, कागज की कश्ती है, बारिश का पानी वाला। ये बोट हो गया भाई, है ना। नाव तैर रही है अपनी मस्त, ये नाव है, बोट है। तीसरा है ट्विस्टेड बोट। अब ट्विस्टेड बोट कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया कि इसको पकड़ के इसको घुमा के एक बार पूरा ऐसे कर दो। बनाने का तरीका थोड़ा सा मज़ेदार है, ध्यान देखिएगा। ये लाइन को तोड़ दीजिए, इस लाइन को, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, नीचे वाले आने वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और ऐसे, और इसको ऊपर ले जाकर ऐसे ले आइए, इसको भी ऊपर ले जाकर ऐसे लाइए। ये हो गया क्या? ट्विस्टेड बोट। ये भैया ऐसे थोड़ा और सटा दो ताकि लगे कि हाँ ठीक है। ये है ट्विस्टेड बोट, हमारा मस्त बन रहा है। चौथा हाफ चेयर। आधा चेयर, आधी कुर्सी। कैसे होगा भाई? ये जो पीछे है ना, आराम से बैठते हो ऐसे करके, इसको तोड़ दो, सीधा हो जाए, सीधे, बस बैठने वाली जगह रहे, लेटने वाली जगह ही ना रहे। तो हो गया हाफ चेयर आपका। ऐसे बना दो और इसको ऐसे बना दो, ठीक है। यह हाफ चेयर हो गया। चूहा जैसा लग रहा होगा, चूहा लग रहा है? नहीं, चूहा नहीं लग रहा होगा। हाफ चेयर हो गया हमारा। हाँ, अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया स्टेबिलिटी की ऑर्डर बता दो, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर है, उसके बाद ट्विस्टेड बोट है, उसके बाद बोट है, तब हाफ चेयर है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि ट्विस्टेड बोट इज कायरल। ट्विस्टेड बोट क्या होता है? कायरल होता है। कायरल मतलब
इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। मैंने बताया ना आपको कायरल कैसे ढूंढते हैं, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। इसका मिरर इमेज ट्विस्टेड बोट का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि ये कायरल है, और अगर ये कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चेयर, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, और उसके बाद हाफ चेयर, एकदम घटिया हाफ चेयर, बिल्कुल बेकार है। और ट्विस्टेड बोट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब मैं आपको जो हमारा जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है चेयर, इसमें आप जानते हैं कि इस कार्बन के पास हर जगह पर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन लगा है हर जगह। अगर आप बना दें ऐसे हर कोने पर तो हर जगह 2 हाइड्रोजन लगा है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन या कोई और ग्रुप भी लग सकता है, CH3 Cl OH कुछ भी लग सकता है। ये जो 2 बॉन्ड लगे ना हर कोने पर, इन दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड एक्सियल होता है और एक बॉन्ड इक्विटोरियल होता है। और वो एक्सियल इक्विटोरियल कैसे देखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। अब देखिए, बात करते हैं एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और हमने बोला कि हम चेयर में इसकी बात करेंगे, चेयर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्सियल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने दोनों स्ट्रक्चर इसलिए बना दी कि थोड़ा टाइम बच जाए अपना। और एक्सियल बॉन्ड कहाँ होता है इसकी जानकारी आपको देते हैं। आप ऐसा चेयर बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करिए कि आप एक लंबा सा ऊपर की तरफ बॉन्ड कीजिए, एक, फिर इसके जस्ट बगल में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। आपने देखा ऊपर नीचे ऊपर, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए हो, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, छठा नीचे, 1 2 3 4 5 6। कोई समस्या नहीं। समस्या एक्सियल में होती ही नहीं है, क्योंकि ये आपको बड़ा आसान लगता है। हाँ सर बहुत आसान है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बड़े आसानी से हो जाएगा। आती है समस्या किस में, इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल में क्या करना होता है, जैसे हमारा ये पहला पॉइंट है, ये पहला, तो इसका बॉन्ड ये वाला इक्वेटोरियल इसके जस्ट बगल वाला या इसके जस्ट बगल वाले के पैरेलल होता है। जैसे कॉर्नर इन दोनों से मिलके बना है, तो इन दोनों में से किसी एक के बगल वाले के पैरेलल होगा। जैसे अगर यहाँ मैं एक इक्वेटोरियल खींचना चाहता हूँ, तो इसके बगल में ये है या इसके बगल में ये है। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, सब आमने सामने वाले क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है हमेशा, उसमें भी है इसमें भी है। तो मैं यहाँ पर जब खींचूंगा तो मैं इसके पैरेलल खींचूंगा ऐसे 1। अब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आऊँगा तो इसके पैरेलल खींचूंगा। और ध्यान रखिएगा कि इक्वेटोरियल का बॉन्ड कभी भी इस रिंग के अंदर से नहीं जाएगा। जैसे इसके पैरेलल ऐसे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। भाई ये कॉर्नर है, तो इसके या इसके जस्ट बगल वाला बॉन्ड, इसके बगल वाला बॉन्ड ये है और इसके बगल वाला बॉन्ड ये है, तो इसके पैरेलल ये रहेगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ आते, तो इन दोनों को छोड़ के अगला कौन है, ये है, इसके पैरेलल रहेगा ये। अब यहाँ आते, तो इन दोनों को छोड़ के अगला ये है या तो ये है, इन दोनों के पैरेलल ऐसे।
यहाँ है, तो इन दोनों को छोड़ के अगला ये है, इसके पैरेलल अंदर नहीं घुसा सकते, अंदर घुसाएंगे तो रिंग से चले जाएंगे, बाहर ही रहेंगे, और एक दूसरे के अपोजिट रहता है। देखिए ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, तो ये वाला इसके अपोजिट रहेगा ऐसे। अब देखा ये इक्वेटोरियल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझिएगा। अब हमारा जो नंबर है बॉन्डिंग का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। समझ पाए आप दोनों को? अब मैं इन दोनों को मिला के यहाँ बनाता हूँ, इन दोनों को मिला के यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखिए मैंने दोनों को मिला दिया, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों को मिला के यहाँ बना दिया। मैंने ब्लू वाले जो बनाए हैं इसके अंदर वो एक्सियल है, और मेरे पास यार 3 कलर की पेन नहीं थी ना, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड या ग्रीन होता तो और मज़ा आता आपको, पर ठीक है, ब्लू वाले को हमने एक्सियल बना दिया, और बाहर जो ब्लैक लग निकले हुए हैं वो सब क्या है, इक्वेटोरियल है। अब हम ब्लू वाले को ऐसे, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच और ये एच, ये सब क्या है, एक्सियल है। और ये एच, एच, एच और ये एच, 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 ये क्या है, इक्वेटोरियल है। अब आपने देखा कि वो जो रिंग 6 मेंबर की रिंग बनाई थी वो कितना खतरनाक दिख रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ये एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों को मिलाने पर बना है। अब जैसे देखिए इसको एक्सियल तो आप जान रहे हैं, 1, देखो कैसे गिनना है, 1 2, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे, 5 ऊपर, 6 नीचे, ठीक है। 1 2 किसके पैरेलल है, इसके। 3 किसके पैरेलल है, इसके। 4 किसके पैरेलल है, इसके। 5 किसके पैरेलल है, इसके। 6 किसके पैरेलल है, इसके। तो हमारा, मैंने ये बोला कि इक्वेटोरियल बनाते समय जिस पॉइंट को आप पकड़ेंगे उस पॉइंट के दोनों बॉन्ड को छोड़कर उसके जस्ट आगे वाला बॉन्ड, चाहे उस इधर वाला चाहे इधर वाले के पैरेलल बनाना है। जैसे ये पॉइंट हमने पकड़ लिया तो इस पॉइंट में 2 बॉन्ड है, ये और ये, इन दोनों को छोड़ दो। अब चाहे इसके आगे ये देख लो, चाहे इसके आगे ये देख लो, इसके या तो इसके पैरेलल आपको ये वाला बॉन्ड बनाना है। अब जैसे यहाँ आए आप, तो ये दोनों बॉन्ड को छोड़ दो, इन दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड के बाद कौन है, ये है, या इस बॉन्ड के बाद कौन है, ये है। तो आपको इसके या तो इसके पैरेलल बनाना है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये ऐसे चला गया। तो इक्वेटोरियल भी बनाना आसान है, एक्सियल भी बनाना आसान है, और दोनों को मिलाना भी आसान है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर क्या किया है कि CH3 लिया है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इस CH3 जो है, यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 बॉन्ड होने चाहिए थे, 2 H के, जिसमें से एक H CH3 ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन एक H बचा हुआ। इस एक CH3 और एक H दोनों में या तो CH3 इक्वेटोरियल पे होगा तो H एक्सियल पे होगा, और या तो CH3 एक्सियल पे होगा तो H इक्वेटोरियल पे होगा। भाई कॉर्नर पे 2 बॉन्ड तो है, जैसे इस कॉर्नर पे 2 बॉन्ड है, एक्सियल भी है इक्वेटोरियल भी, तो CH3 की संभावना तो दोनों है, एक्सियल पे भी रह सकता है, इक्वेटोरियल पे भी रह सकता है। अब अगर हम ये बता दें कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जो ज़्यादा स्टेबल है उस फॉर्म में CH3 का रहने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अगर मैं ये कह दूं कि एक्सियल ज़्यादा स्टेबल है तो इसका परसेंटेज इसके परसेंटेज से ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर कह दूं कि इक्वेटोरियल ज़्यादा स्टेबल है तो, लेकिन कहने से क्या होता है, मैं आपको समझाऊं तब तो समझ में आए। तो आइए इसका एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं। जब हम इसको ऐसे एक चेयर बना ली, मैंने इसका जो है तीनों एच बना के ऐसे दिखा दिया। अब अगर ये एक्सियल बना दिया ना मैंने इसको, इसका एक एच इधर भी है, ठीक है। और जब ये एच ऐसे है तो ये वाला, ये CH3 ऊपर है तो ये H नीचे होगा, ये H ऊपर होगा, ये H नीचे होगा, ये H ऊपर होगा, ऐसे दिखा देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये 200 पिकोमीटर की है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये 200 पिकोमीटर का है। और हाइड्रोजन का जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो 208 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब है कि 208 पिकोमीटर पे दो हाइड्रोजन आइटम अगर रहते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शन तब भी रहता है। और अगर 208 से ज़्यादा दूर चले जाएं तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, मतलब जो भी है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो 200 पिकोमीटर है, जो कि 208 पिकोमीटर से क्या है, कम है। अब 208 पिकोमीटर से कम होने के कारण यहाँ क्या होगा, हाई रिपल्सन होगा। और जब हाई रिपल्सन होगा तो एक्सियल फॉर्म में CH3 कम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब वो CH3 ऐसे रहेगा इस तरफ तो इधर और इधर के H से काफ़ी दूर हो जाएगा और उस कंडीशन में इक्वेटोरियल वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 95% ये और 5% ये होता है। और लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर जल रहा है, मतलब इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर वाली एक लाइट जल रही है, ठीक ठाक है। पर वो जो सारी लाइटें जलती हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको दिखता है। तो मैं वीडियो को यहीं पॉज लेता हूँ और फिर जैसे ही लाइट आती है यहीं से कंटिन्यू करता हूँ इसी वीडियो में। देखिए अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बोला कि अगर जो एक्सियल वाला कंपाउंड था जिसमें मिथाइल एक्सियल पे लगा था, उसमें हाइड्रोजन, मिथाइल के हाइड्रोजन और दूसरा सामने वाला जो एक्सियल हाइड्रोजन था, दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 पिकोमीटर की थी। जबकि दोनों हाइड्रोजन का जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो 240 पिकोमीटर होता है। मैंने 209 बोल दिया था, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, वो 240 पिकोमीटर होता है। तो वो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, द वंडरवॉल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 240 पिकोमीटर बट इन एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वो एक्सियल मिथाइल वाला जो अनस्टेबल था, डिस्टेंस बिटवीन CH3 एंड H इज वेरी लेस, कितना, 200 पिकोमीटर, विच कॉजेज रिपल्सन एंड डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या करता है, डीस्टेबलाइज कर देता। अब ये तो CH3 था। मान लो CH3 से थोड़ा बड़ा ग्रुप ले लिया जाए तो, जैसे हमने एक CH3 से बड़ा ग्रुप ले लिया, 2 मिथाइल ले लिया, एक CH के ऊपर 2 मिथाइल, मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया। तो अब ये क्या करेगा, पहले तो CH3 था तो 5% था, अब ये 3% हो गया, मतलब स्टेबिलिटी और घट गई। एक्सियल पर
अब यहाँ का हाइड्रोजन और ज़्यादा रिपल्सन कॉज करेगा। अब ये जो डिस्टेंस होगी वो 200 पिकोमीटर से भी कम हो जाएगी, तो रिपल्सन ज़्यादा कॉज करेगा, तो इसका परसेंटेज और घट गया। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो फ्लोरीन है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन से जस्ट बड़ा और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है, एटम जो होता है, वो फ्लोरीन होता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन के रहने पर भी यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और इसका परसेंटेज, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है CH3 से और इससे इन सब से काफ़ी छोटा है, उतना रिपल्सन नहीं कॉज कर रहा है। फिर भी रिपल्सन तो है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये 60% वो 40%, ऐसा नहीं हो रहा, ये अभी भी 40% है। इसका मतलब है कि अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशन कोई भी कराते हैं तो एक्सियल कम स्टेबल होगा ही होगा, हमेशा ही इक्वेटोरियल ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन इक्वेटोरियल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल, इक्वेटोरियल ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल, इक्वेटोरियल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल। और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने बोला कि इक्वेटोरियल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्सियल। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, डाई सब्स्टिट्यूटेड की, कि डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर एक साइक्लोहेक्सेन पे 2 ग्रुप लगा हो, एक साइक्लोहेक्सेन पे 2 ग्रुप लगा हो। अब 2 ग्रुप कहाँ कहाँ लग सकता है, जैसे 1 2 पहले दूसरे पे, 1 3 पहले तीसरे पे, 1 4 पहले चौथे पे। 3 तरह का डाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 1 2 1 3 1 4। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि दो कोई भी ग्रुप लगा रह सकता है। हमने इसमें मिथाइल लिया है, जैसे हमने पहले दूसरे पे मिथाइल लिया 1 2, 1 3 पे लिया, और ये 1 2 3 4 1 4 पे ले लिया। डाई सब्स्टिट्यूटेड 3 तरह का हो सकता है, 1 2 1 3 1 4। अब हम एक एक करके बात करें। जैसे मैंने ये चेयर इसलिए पहले बना रखा है कि चेयर मुझे बनाने में टाइम ना लगे, बाकी चीज़ें मैंने नहीं बनाई है, केवल चेयर बना के छोड़ दिया है ताकि आपको समझा सकूं। अब 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हमारा पहला है, जिसको हम 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सिस और ट्रांस लिखा हुआ है, इसको समझिए। सिस क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस सेम ग्रुप अपोजिट साइड, यही ना होता है भाई। सिस में सेम ग्रुप एक ही तरफ रहते हैं, और ट्रांस में सेम ग्रुप एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब हमारा ये 1 हो गया, तो ये 2 है, और आप जानते हैं कि एक्सियल एक ऊपर और एक नीचे रहता है। तो अगर ये एक्सियल ऊपर है और ये एक्सियल नीचे है, तो ये दोनों CH3 तो अपोजिट चले गए। अगर मैंने दोनों CH3 को एक्सियल पर रख दिया तो CH3 तो दोनों अपोजिट चले गए। अपोजिट चले गए तब तो वो ट्रांस हो गया, सिस हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि हमको सिस बनाने के लिए एक CH3 को एक्सियल पे और एक CH3 को इक्वेटोरियल पे रखना होगा। वैसे ही यहाँ पर एक CH3 को इक्वेटोरियल पे और एक CH3 को एक्सियल पे रखना होगा। अब देखो ये दोनों भी सेम, देखिए किसी भी एक से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए ये एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, सेम साइड है, मतलब ऊपर साइड। सेम साइड का मतलब ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसमें एक्सियल कर देता तो ये भी कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया ताकि ये सिस बना रहे। तो ये क्या है, ये है एक्सियल इक्वेटोरियल, और ये भी क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है। अच्छा, दोनों क्या है, इक्वल स्टेबल है, इक्वल स्टेबल है, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है।
एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों इक्वल स्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा है कि कम है अभी नहीं पता। आओ इसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक लगा देते हैं ऐसे और एक लगा देते हैं ऐसे। अब ये ट्रांस हो गया। ये क्या है? डाई एक्सियल। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक ऐसे और एक लगा देते हैं ऐसे। भाई ये दोनों भी अपोजिट डाई एक्सियल, ये डाई इक्वेटोरियल। डाई एक्सियल, डाई इक्वेटोरियल। अब आप देखें कि जब ये है तो यहां पर के दो हाइड्रोजन या रिपल्सन होगा, और जब ये है तो यहाँ का दो हाइड्रोजन रिपल्सन कॉज करेगा। अच्छा, जब ये वाला है, ये वाला नहीं, ये तो इक्वेटोरियल है, ये वाला, इसको ये दोनों हाइड्रोजन रिपल्सन कॉज करेंगे और इसको देखिए, आपको देखने से लगेगा कि ये दूर है ये नज़दीक है, ऐसा नहीं है। ये तो हमने इसमें बनाया है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये जो है कुर्सी के उस तरफ है और ये कुर्सी के इस तरफ है, ये दूर नहीं है, नज़दीक, मतलब नज़दीक नहीं है, दूर है। तो ये जो दूरी है ये भी वही है 200 पिकोमीटर वाली, और ये भी वही है 200 पिकोमीटर वाली। और यहाँ पे 200 पिकोमीटर वाला जो रिपल्सन है वो दो जगह है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, इसलिए दोनों क्या है? इक्वल स्टेबल। ये क्या है? लीस्ट स्टेबल। क्योंकि यहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा। और अच्छा, यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल पर देखिए, इसके इक्वेटोरियल की वजह से कोई रिपल्सन नहीं, इसके इक्वेटोरियल की वजह से कोई रिपल्सन नहीं, तो वहाँ पर तो दोनों ही इक्वेटोरियल पर है, रिपल्सन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल। तो अगर आपको बोले कि 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाईमिथाइल आप लिख सकते हैं, इन 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ट्रांस डाई इक्वेटोरियल इज मोस्ट स्टेबल। ट्रांस डाई इक्वेटोरियल क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। ये ध्यान रखेंगे आपके, इसमें क्या है? ट्रांस डाई इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल है। अब बात करते हैं 1,3 की। अब आते हैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। अब 1,3 डाई मिथाइल में हमने ये पोजीशन 1 मान ली, तो ये 1 हो गई, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, हम देखो इससे और इससे काम है, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ। ठीक है, अब हमने मान लीजिए कि एक को CH3 को ऊपर डाल दिया और हमको सिस चाहिए, यहाँ का एक्सियल नीचे और यहाँ का एक्सियल ऊपर, तो हमको सिस चाहिए, तो हम यहाँ पर एक्सियल ऊपर ही लेंगे। दोनों एक्सियल क्या हो गए? सेम साइड हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? CH3 इक्वेटोरियल, यहाँ का इक्वेटोरियल दूसरे से तो मतलब नहीं है, तीसरे से मतलब है। तीसरे का इक्वेटोरियल ऐसे। अच्छा, आपको लगेगा कि सर ये तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन नहीं। जब दोनों एक्सियल सेम साइड हैं तो दोनों इक्वेटोरियल भी सेम साइड होगा। समझने का फ़र्क है, देखने में आपको थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लगेगा, पर आपको ये मानना होगा कि ये दोनों क्या हैं? सेम साइड में है। तो अब
ये हो गया क्या, सिस डाई एक्सियल, और ये हो गया सिस डाई इक्वेटोरियल। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, एक CH3 इधर ले आते हैं और यहाँ पर ये नीचे ये ऊपर, तो इसको ले आते हैं ऐसे। अब हमने एक एक्सियल बना दिया, इक्वेटोरियल बना दिया। और यहाँ पर हमने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। अच्छा, आप इक्वेटोरियल एक्सियल भी लिख सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल स्टेबल, इक्वली स्टेबल है ये, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पर CH3 जो एक्सियल है, वो एक्सियल बॉन्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ का जो CH3 है उसको इसका एक्सियल रिपेल करेगा। यहाँ का जो दोनों CH3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों CH3 आमने सामने आ गए। यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल, और ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। अब आपको क्या लिखना है, इन 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सिस डाई इक्वेटोरियल इज मोस्ट स्टेबल। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भाई लीस्ट स्टेबल कौन सा था, तो आप ऐसे ही लिख देंगे, इन 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सिस डाई एक्सियल इज लीस्ट स्टेबल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा, ये दोनों इससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये दोनों बीच में आएंगे। समझ में आया? देखिए, हमेशा ही आप देखेंगे कि 1,4 में भी जाएंगे तब भी देखेंगे डाई इक्वेटोरियल हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल और डाई एक्सियल हमेशा ही कम स्टेबल, और एक्सियल इक्वेटोरियल बीच में ही आएगा। हैं? समझ पा रहे हैं? एक और देख लिया जाए। कहाँ गया मिटाने वाला? अच्छा, चलो रोकना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड या 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। अब दो मिथाइल्स 1,4 पे, ये 1 ये 4, ये कॉर्नर वाले क्या है, 1,4 है। आइए चले सबसे पहले जो है इसको CH3 यहाँ लिख देते हैं। जब हम यहाँ CH3 लिख दिए तो ये 2 ये 3 ये 4, अगर ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया ऐसे तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो सिस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। बट जो ट्रांस का उल्टा कर देना है सिस बनाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका उल्टा कर देना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे बना देना है और इसको ऐसे बना देना है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल, और ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल एक्सियल। अच्छा, ये दोनों क्या है, इक्वल स्टेबल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक एक्सियल है जो यहाँ पर रिपल्सन होगा, एक एक्सियल है जो यहाँ से रिपल्सन इसमें होगा। इन दोनों में एक ऐसा CH3 है जो 200 पिकोमीटर वाला रिपल्सन, वो जो पहले वाले में बताया था वैसा होगा। यहाँ पर क्या करा जाए, यहाँ पर ले आया जाए दोनों CH3 को आमने सामने। अब दोनों एक्सियल, तो ये क्या हो गया, डाई एक्सियल। तो अब इसमें क्या बचा भाई, एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल एक्सियल हो गया, डाई एक्सियल हो गया। क्या बचा, डाई इक्वेटोरियल बचा। अब आपको यहाँ तक समझ में तो आ ही गया होगा कि मोस्ट स्टेबल कौन है। तो ये है
मोस्ट स्टेबल, और ये है लीस्ट स्टेबल। और आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट स्टेबल कौन है, तो इन 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ट्रांस डाई इक्वेटोरियल इज मोस्ट स्टेबल। ट्रांस डाई इक्वेटोरियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आपसे बोले कि भाई लीस्ट कौन है, तो आप बोलेंगे ट्रांस डाई एक्सियल सबसे कम स्टेबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन इन सभी केसों में कहीं अगर कुछ ऐसा आ जाए जहां हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस है, तो वहाँ रिपल्सन अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था 1,3 में जो लीस्ट स्टेबल बताया था, अभी बताया था ना 1,3 में लीस्ट स्टेबल ये बताया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पर और यहाँ पर मैंने बोला था ये दोनों लीस्ट स्टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर OH होता और यहाँ पर भी OH होता, तो ये OH क्या करता ना, तब तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता। तो ये केवल मिथाइल के लिए स्पेशली बताया था। कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए जो 1,4 में वैसे तो डाई इक्वेटोरियल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप लिख लेंगे। If there is chance of hydrogen bond in 1,4-di substituted cyclohexane, then boat form इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा, तब तो क्या होगा कि भैया बोट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो O और ये H, यहाँ पर O और ये H, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो बोट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 1,4 में। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है तो ट्रांस डाई इक्वेटोरियल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 1,3 में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो 1,3 डाई एक्सियल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है तो उस केस में आपको डाई इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। अब मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूँ, और आप लोग आइसोमेरिज्म का सारा होम असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नमस्कार।